Hello everyone. In previous class, we discussed about the buccal cavity, mouth and buccopharyngeal cavity, right? Today we will continue with the tongue. We will start or discuss the tongue. Tongue क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मेडिकल टर्म यूज होता है लिंगुआ एंड ग्लॉसो. लिंगुआ एंड ग्लॉसो. आप अपनी टंग को फील करके देखिए किस तरह की है. इट्स अ फ्लैशी स्ट्रक्चर. कैसी है? प्लेट लाइक है, फ्लैशी है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है. फिर इसी के लिए क्योंकि टंग पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए टंग को गस्टेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है. It is also known as the gustatory organ, right? Why? Due to the presence of the gustatory receptors, that is taste buds. आप मीठा खाते हैं, आपको एहसास मीठे का ही होता है, सॉल्टी फील नहीं होता. सॉल्ट खाते हैं तो आपको सॉल्ट जैसा लगता है, ठीक है. तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये टेस्ट बर्ड्स के कारण हैं और टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं टंग पे. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड दी गस्टेटरी ऑर्गन. फिर वहीं अगर मैं बात करूं, टंग इज ऑल्सो नोन एज दी हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन. मस्कुलर है और कैसा है ये? हाइड्रोस्टैटिक. वाई? क्यों इसे कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन? salivary gland से secrete होने वाला saliva, the saliva which is secreted by the salivary gland, equally distributed by the tongue all over the mouth. So mainly it maintains the moisture, right? That's why it is called the, मतलब ये क्या कर रहा है? word को अगर मैं तोड़ूं तो hydro word बताता है that is water. static का मतलब क्या होता है? stability और the balance. तो वाटर के बैलेंस को ये क्या करता है? मेंटेन करता है. ऑल ओवर माउथ की कैविटी में, आपके बकल कैविटी में क्या करता है? मॉइस्चर को मेंटेन करता है, राइट? फिर वहीं अगर हम बात करें, प्राइमरी सेंस ऑर्गन बोला गया. फिर इसका अगर हम ह्यूमन टंग की बात करें, आप अपनी टंग से कोरिलेट कीजिए. कैसी है? एंटीरियरली फ्री है ना, तभी आप टंग को क्या कर पाते हैं? बाहर निकाल पाते हैं, ठीक है. सो in humans, और कहना चाहिए स्पेसिफिकली अगर मैं मैमल्स की ही बात करूं, ठीक है. सो टंग इज एंटीरियरली फ्री. टंग एंटीरियरली फ्री एंड पोस्टीरियरली अटैच्ड. किससे अटैच होती है? तो इट इज अटैच्ड विद द हाइड्रोस्टैटिक हाइयोइड apparatus. अटैच्ड विद हाइयोइड apparatus. व्हाट इज दैट हाइयोइड apparatus? नॉर्मली अगर मैं बात करूं, आप देखिए आपकी टंग बाहर निकल रही है क्योंकि एंटीरियरली फ्री है, लेकिन पोस्टीरियरली ये यहाँ पर एक हाइयोइड बोन होती है, उसी से ये क्या होती है? अटैच्ड होती है पोस्टीरियर सरफेस पे. लेकिन कंपैरेटिवली पूछा जाता है आपको, हमारी टंग एंटीरियरली फ्री है, पोस्टीरियरली अटैच्ड है. लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉग, अगर हम फ्रॉग की बात करें, इन केस ऑफ फ्रॉग एंटीरियरली अटैच्ड एंड पोस्टीरियरली फ्री, राइट? तो फ्रॉग क्या करता है? जब ये अपने शिकार को पकड़ता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? टंग पूरी उसके पीछे ऐसी रोल होती है, ठीक है, ऐसे पूरी अपनी जीभ फेंकता है और बहुत फास्टली क्या करता है? उसको खींच लेता है. सो दैट टाइप ऑफ क्विक मूवमेंट ऑफ टंग इज नोन एज द डार्ट. व्हाट इज डार्ट? quick movement of tongue in frog
from posterior to anterior, right? क्या है, ध्यान से फिर समझिएगा, हमारी टंग जो है एंटीरियरली फ्री होती है, पोस्टीरियरली अटैच्ड होती है विद द हायर एपरेटस, और फ्रॉग में क्या होता है, उल्टा होता है, एंटीरियरली अटैच्ड एंड पोस्टीरियरली free. So quick movement of tongue in frog from posterior to anterior is known as the duck, right? Now come to the normal. अगर हम बात करें average length of the tongue, average length होती है टंग की 10 inches. अगर हम average length की बात करें तो it is 10 inches, right? फिर आप देखेंगे आपकी बकल कैविटी के फ्लोर पे आप मिरर में अपनी टंग को उल्टा करके देखिएगा. ये जो नीचे की तरफ फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से टंग अटैच्ड होती है, एक बहुत पतली सी आपको मेम्ब्रेन दिखाई देगी. दैट इज नोन एज द फ्रेन्युलम लिंग्वी. क्या कहलाती है? फ्रेन्युलम लिंग्वी. सो सिंपल, on the floor of buccal cavity, tongue is attached with a flexible membrane. Actually it is very flexible membrane which is known as the frenulum linguae. It is known as the frenulum linguae, right? वहीं पे अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ टंग का. टंग के नॉर्मल अगर देखें तो टंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. टंग इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स. एक होता है उसका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है. पोस्टीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉर्मली अगर देखा जाए पोस्टीरियर पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? फेरेंजियल पार्ट. क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट. क्यों फेरेंजियल बोला गया है? क्योंकि फेरिंग्स के रीजन में प्रेजेंट होता है. दूसरी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करता है, यहाँ पर फेरेंजियल पार्ट में छोटे छोटे से लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स जिनको हम कहते हैं. दीज आर कॉल्ड द लिंगुअल टॉन्सिल्स. क्योंकि टंग की सरफेस से अटैच्ड है एंड दे एक्ट्स एज अ लिम्फ नोड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द लिंगुअल टॉन्सिल्स. अक्सर आपको जब टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है तो ऐसा फील होता है कभी कभी कि टंग भी आपको मूव करने में पेन रेडिएट हो रहा है. आप कई बार टंग को मूव नहीं कर पाते हैं, बैक साइड से आपको प्रॉब्लम होती है. क्यों? क्योंकि क्या है, वहां पर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो ये प्रॉब्लम आएगी. तो इन्फेक्शन और ज्यादा अंदर ना जा पाए उसके लिए यहाँ पर ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, होने से रोक देंगे, राइट. सेकेंड अगर मैं बात करूं, सेकेंड जो है वो ओरल और पैपिलरी पार्ट. सेकेंड इज ओरल और पैपिलरी पार्ट. सेकेंड इज ओरल और पैपिलरी पार्ट. Why it is called papillary part? Just because of the presence of papillae. Just because of the presence of papillae, right? Presence of papillae, and these papillae carries the taste buds. इनमें क्या present होती हैं? Taste buds. Millions of taste buds are present on the surface of the tongue, जिसकी वजह से हम हर तरह का क्या टेस्ट जो है हमको पता चलता है कि तीखा है, मीठा है, कैसा है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो बर्निंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्ट, दैट इज ओनली अ टाइप ऑफ सेंसेशन, राइट. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ टंग.
जैसे मैंने आपको बताया कि टंग जो है हमारी कैसी होती है, सॉफ्ट है, फ्लैशी है, और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, राइट। इसके पोस्टीरियर सरफेस पे, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग या डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग, it is divisible into two unequal parts by a sulcus which is called the sulcus terminalis, which means ये है foramen and cecum which meet at the, and that is the sulcus terminalis which divides the tongue into two unequal parts. Posterior surface पे ही यहाँ पर आपको मिलेंगे tonsils, that is lingual tonsils, टॉन्सिल्स अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक है आपका ये लिंगुअल टॉन्सिल, और यहीं पे ये टॉन्सिल्स की जो अरेंजमेंट है ये एक रिंग लाइक मैनर में होती है, जिसको हम कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। तो जब हम टॉन्सिल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी वॉल्डेयर्स रिंग क्या होती है और किस तरह के उसमें बाकी टॉन्सिल्स भी हैं। तो ये ऑब्लिकली अरेंज होते हैं, जो कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन को इंटरनली जो है वो बढ़ने से रोक देंगे। फिर वहीं सल्कस टर्मिनालिस के जस्ट बिलो द सल्कस टर्मिनालिस circumvallate papillae. There are 4 types of papillae are present on the surface of the tongue. First one is the sulcus terminalis. First one is the circumvallate papillae. Circumvallate speciality ये है कि it is the largest papillae. Largest, that's why smaller, minimum in number. Largest and minimum in number. Circumvallate papillae, largest papillae and minimum in number. That is foramen cecum, sulcus terminalis, circumvallate papillae. अब इसके दोनों लेटरल सरफेस पे, टंग की लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है फोलिएट पैपिलीज. दीज आर द नॉन फंक्शनल और द रूडिमेंट्री. अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूं तो ये कैसे हैं, लार्जेस्ट एंड मिनिमम इन नंबर. सेकेंड मैंने बोला फोलिएट. These are the non-functional in humans. Non-functional or vestigial. Right? थर्ड हम आते हैं फंगीफॉर्म पैपिली. फंगीफॉर्म पैपिलीज जो हैं ये पिंक कलर की होती हैं और ऑल ओवर पूरी टंग की सरफेस पे क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं. ऑल ओवर पूरी टंग की सरफेस पे स्कैटर्ड मिलेंगे. ठीक है. तो लेकिन सबसे ज्यादा इसकी स्पेशलिटी ये है कि द एंटीरियर पोर्शन ऑफ टंग कैरीज द हायर कंसंट्रेशन. ठीक है. हायर कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टंग, जिसकी वजह से हमारी टंग जो है वो कैसे दिखाई देती है, पिंकिश. आप अपनी टंग को निकाल के देखिएगा आईने में, ये जो कॉर्नर्स दिखाई देते हैं ना टंग के सरफेस पे, बाकी टंग के कंपैरिजन में यहाँ रेडिशनेस ज्यादा होती है. उसकी वजह है फंगीफॉर्म पैपिली का
प्रेजेंट होना, क्लोजली एंड हाईली इन नंबर, हाईली कंसंट्रेटेड. राइट, हायर कंसंट्रेशन में तो यहाँ है, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ ऑल ओवर पूरी टंग पे जो है ये क्या है, इस तरह से स्कैटर्ड है. ठीक है, ये स्कैटर्ड है. तो ये हुई आपकी कौन सी, फंगीफॉर्म पैपिllae. Fungiform papillae, responsible for the pinkishness of the tongue. Last one is the filiform papillae, which is also known as the conical papillae. Filiform papillae, also known as conical papillae, scattered all over the tongue. Filiform papillae. But taste buds are absent. Taste buds जो हैं वो क्या होती हैं, absent होती हैं. Taste buds are absent. Right? Now टंग पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम क्या पढ़ते हैं, इस पे टेस्ट होते हैं. टेस्ट बर्ड्स जो हमको मिलती हैं, मिलियन ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट. तो पोस्टीरियर सरफेस पे हमको मिलती हैं बिटर के लिए. यहाँ पर मिड पोर्शन पे आपको मिलता है गार्लिक, जिंजर और चिली का. यहाँ आपको मिलता है सॉल्ट और टिप ऑफ द टंग पे मिलता है स्वीट. लेटरल सरफेस ऑफ टंग पे आपको मिलता है सोर, खट्टा. आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिएगा. जैसे कुछ लोगों को इमली वगैरह भी देखते हैं, या सामने कोई इमली खा भी रहा है, या कुछ ऐसा खट्टा खाते हो आप, जब इमली वगैरह खाते हैं, कैरी खाते हैं, और अगर वो बहुत खट्टी है तो आप एकदम ऐसे जो करते हैं, तो ये सलाइवेशन जो है वो कहाँ से आ रहा है, उस टाइम पे आपकी लेटरल सरफेस पे, टंग की लेटरल सरफेस पे आपको एहसास होता है इसका खट्टेपन का. राइट, वहीं पे बिटर की मैं बात करूं, आप टैबलेट खाते हैं भाई, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आपने क्या खाई है, टैबलेट खाई है. आप क्यों, अक्सर आपने देखा होगा कि टैबलेट्स जो है वो पीछे रख के खाई जाती है. क्यों, क्या रीजन है उसका? उसकी वजह यह है कि बिटर ऑलरेडी वहां पे बिटर के लिए टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, तो बिटर में बिटर का टेस्ट पता नहीं चलता. राइट, तो इस तरह से आपका ये पूरा डिवीजन है, ध्यान रखिएगा. फिर कह रही हूं कि आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, बर्निंग or chili is not a type of taste, is just a sensation, nothing else. Right, that is the apex of tongue. Now come to the salivary glands. Salivary glands, इसको हिंदी में हम कहते हैं लार ग्रंथि. नॉर्मली अगर मैं salivary glands की बात करूं तो ये किस तरह की glands हैं? Salivary glands are the exocrine. Salivary glands are the exocrine glands. What is the meaning of that exocrine? Split that word. Exo मतलब external, right? ग्लैंड्स के अगर मैं टाइप देखूं तो 3 टाइप के होते हैं. ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ सिक्रीशन. ये क्वेश्चन आता है अक्सर, ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो आपको ध्यान देना है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3 टाइप की, सबसे पहले आई क्या, एक्सोक्राइन. ये हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में डिटेल. सेकेंड आया एंडोक्राइन,
and the third one is the heterocrine gland. Right? Exocrine, that means they are the glands with duct. In short, अगर मैं सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन बोलूँ तो they are the glands with duct, मतलब ये अपना सिक्रीशन जो है डक्ट के थ्रू क्या करती हैं, टारगेट ऑर्गन में रिलीज करती हैं. एंडोक्राइन, they are the glands without duct. Without duct, that means they pour their secretion directly into the bloodstream. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो आपकी टीयर ग्लैंड्स हैं जिनसे आपके आंसू बनते हैं. राइट? टीयर्स, आंसू, जिसको हम लैक्राइमल ग्लैंड भी बोलते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी जो है वो क्या है, वो भी एक्सोक्राइन है. एंडोक्राइन में आपकी आ जाती है पिट्यूटरी आती है, पीनियल आती है, थाइमस है, हाइपोथैलेमस है, ये सारी ग्लैंड्स. एड्रेनल ग्लैंड है. दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स द हार्मोन्स डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और वहीं हम बात कर रहे हैं किसकी, हेट्रोक्राइन की. हेट्रो दैट मीन्स सिक्रीट्स, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. राइट? एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्टीज, ओवरीज and the pancreas, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स हैं. राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है. तो ये डिफरेंस है किसका, आपकी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, कि किस तरह की ये ग्लैंड्स हैं. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स कैसी हैं, दे आर दी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स आर दी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. दैट मीन्स दे pour their secretion through their ducts. In mammals, 4 types of salivary glands are present. In mammals, 4 salivary glands. First one, parotid salivary gland. Second is submaxillary or submandibular salivary gland. Third, sublingual salivary gland. And fourth, actually अगर हम इसको देखें तो fourth one is the infraorbital. एंड फिफ्थ एक और मैं आपको बता रही हूं, दैट इज मोलार ग्लैंड्स. अब इनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है ध्यान दीजिएगा. ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं ह्यूमंस में. they are the 3 major salivary glands in humans, right? Including that 3 with infraorbital present in rabbit, including that 4 मोलर ग्लैंड प्रेजेंट इन कैट. इवन एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है नीट में कि मोलर ग्लैंड्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं. तो मोलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द कैट. ये कैसी होती है, 5th सलाइवरी ग्लैंड. राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ हम आ रहे हैं अब सबसे पहले किसमें, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. ये मैंने ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड का एक डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए. ये आपको दिखाई दे रही है, ये टंग है. टंग के जस्ट नीचे उसकी डक्ट है
क्योंकि मैंने कहा कि ये सलाइवरी ग्लैंड कैसी है, एक्सोक्राइन है, मतलब डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन दे रही है, तो ये सबलिंगुअल, लिंगुआ मतलब क्या हुआ, लिंगुआ दैट इज टंग, तो टंग के नीचे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, और उसकी डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रेवेनस या बार्थोलिन्स डक्ट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप 12th का जब पढ़ते हैं, 12th में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक एसेसरी ग्लैंड आती है बार्थोलिन्स ग्लैंड, वो ग्लैंड है फीमेल एसेसरी ग्लैंड है बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि इनसाइड दी वजाइना, वजाइना के इनर पोर्शन पे, इनर साइड पे, दोनों कॉर्नर्स में लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। लेकिन यहां पर मैंने बोला बार्थोलिन्स डक्ट, ये डक्ट और ग्लैंड का डिफरेंस ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये डक्ट लिखा है या ग्लैंड लिखा है, ठीक, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शंस पूरे पूरे पढ़ने हैं ना। फिर हमारे हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, इसकी डक्ट जो है उसको हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। फिर थर्ड वन इज द सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड एंड द डक्ट इज द वॉर्टन्स डक्ट। अब बात ये आ रही है कि ये जो सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड बोल रहे हैं, ये क्या, क्यों इसको हमने सब मैक्सिला, क्योंकि मैक्सिला जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया था पेयर्ड होती है, तो ये 2 फिंगर्स दैट इज पेयर्ड, ये मैक्सिला, और मैंडिबल एक सिंगल होती है, दैट्स व्हाई ये 1 फिंगर, राइट। 2 बोन्स, ये दोनों बोन्स अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही ग्लैंड का नाम, ग्लैंड को नाम दोनों का क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है, क्योंकि ये मिलती है किसके, मैक्सिला यहां से जाती है और मैंडिबल इधर से, दोनों का ये जो आपका जॉ का ये पूरा एंगल बनता है ना, यहाँ से फेस का जो शेप चेंज होता है, इसके जंक्शन पे, मैक्सिला और मैंडिबुलर के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है आपकी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, दैट्स व्हाई इसको दोनों का नाम दिया गया है क्या, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, राइट। नाउ कम टू दी फर्स्ट वन, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। क्या स्पेशलिटीज की, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आता है दैट इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सेकेंड वन, टिश्यू के लेवल पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, टिश्यू के लेवल पे किस तरह की ग्लैंड है ये, तो इट इज कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड। अब ये क्या है, कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, ये हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको यहां बता रही हूं, कंपाउंड का मतलब होता है मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है, दूसरा ट्यूब्यूलो एल्वियोलर, तो इसका जो स्ट्रक्चर या शेप होता है, ये इस तरह से ट्यूब्स निकलती हैं, इसमें से भी ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का टाइप है, ठीक है, और इसकी सरफेस पे ये इस तरह से एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जो कि सिक्रीशंस को थोड़ी देर अपने पास क्या करते हैं, ये स्टोर करके रख सकते हैं या होल्ड करके रख सकते हैं, दैट्स व्हाई द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड इज द कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, राइट। नाउ हम बात करें इसकी थर्ड डक्ट का नाम क्या है, तो स्टेनसन्स डक्ट, डक्ट इज स्टेनसन्स डक्ट, क्लियर। फिर वहीं पे इसके सिक्रीशन में 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मेजरली प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, और तीनों में से एंजाइम सिर्फ एक के सिक्रीशन में होता है, दैट इज जिसको हम क्या कहते हैं, टाइलिन, क्या बोलते हैं, टाइलिन, ठीक है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड मैंने आपको बताया, ये भी क्वेश्चन आया है, और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली होता है 20 to 30 ग्राम। टाइलिन, अच्छा इसको पटाइलिन नहीं बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पी से स्टार्ट है स्पेलिंग, बट इट इज टाइलिन नॉट पटाइलिन, राइट। टाइलिन which is also known as the salivary alpha amylase, salivary alpha amylase, ये है क्या, करता क्या है, ये है स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम, स्टार्च को तोड़ने वाला, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला, ठीक है, इसको हम, ये है स्टार्च स्प्लिटिंग
एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। एक्चुअली जब हम फूड लेते हैं तो ये 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही कर देता है। कौन? टाइलिन। कौन? टाइलिन, या जिसको हम क्या कहते हैं? सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, राइट। फिर वही अब मैं बात करूं, इसकी एक स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पूछा जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड भी है। 12th के चैप्टर्स हैं ये दोनों, ठीक है, जिसमें मेल इनफर्टिलिटी में हम पढ़ेंगे ये, और थर्ड ये डाइजेशन से भी रिलेटेड है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड से। एक डिसीज इसकी पूछी जाती है, दैट इज हम जानते हैं उसे मम्स के नाम से, मम्स। इन हिंदी इट इज नोन एज द गलसुआ। गला जो है वो क्या हो जाता है? सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है पूरे फेस से लेके, ठीक है, फेस से लेके पूरा आपका जो है ये पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन ये यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो जाता है? स्वेलअप हो जाता है। अब मैं आपको पोजीशंस बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की बात करूं तो ये है आपका ईयर, ठीक है, ये क्या लाता है? ये एस शेप कैनाल होती है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। इसके जस्ट बिलो, ये जो लोब बाहर की तरफ खुल रहा है यहाँ पर, इसके जस्ट बिलो यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती है। आप उसको हल्का सा प्रेस करिए, दबा के देखिए तो आपको बकायदा सिक्रीशन मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? बिलो द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, बिलो द एक्सटर्नल auditory meatus, right? Come back to the mumps or the gulsua. Mumps is caused by the, ये एक viral disease है, it is caused by the paramyxovirus, ठीक है। ये inflamed कर देता है पूरा, क्या कर देता है? पूरा ये यहां से लेके पूरा यहां तक पूरा स्वेलअप हो जाता है। दैट्स व्हाई इन जनरल लैंग्वेज इट इज नोन एज द गलसुआ, राइट। पैरामिक्सोवायरस, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बैक्टीरिया वायरस का कोई ईमान धर्म नहीं होता, ठीक है, बहुत ही बेईमान होते हैं। ये एक जगह के लिए कभी भी एक जगह नहीं टिकते। ऐसा नहीं कि पैरामिक्सोवायरस ने अगर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड पे अटैक किया था तो उसको वहीं पे रहना चाहिए, नहीं। ब्लड के सर्कुलेशन के साथ में ये क्या करते हैं? ये घूमते हैं और इनको जो साइड सबसे ज्यादा इनके लिए सुटेबल लगती है ये वहां पे भी अटैक कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मम्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। Inflammation of parotid salivary gland is known as mumps. Now the question is, what is that inflammation? Word को तोड़िए ध्यान से, इन का मतलब क्या हुआ? Inside. Flammation, flame. Flame का मतलब क्या होता है? Fire, right? कहीं पे भी ये वर्ड लगे, ठीक है, और इसके लिए हम यूजुअली इन्फ्लेमेशन के लिए सफिक्स यूज करते हैं आइटिस, राइट। जैसे मैंने बोला टॉन्सिलाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। मैंने बोला अपेंडिसाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, राइट। तो ध्यान से, इन्फ्लेमेशन के 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। फर्स्ट वन इज पेन, सेकेंड इज बर्निंग, थर्ड इज redness, and fourth one is swelling. इसको एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, कभी ना कभी आपको बी ने काटा होगा, हनी बी, मधुमक्खी काट देती है जब, तो क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही उसका वेनम जाता है तो क्या होता है, हमको जहां पे उसने काटा वहां पे बर्निंग सेंसेशन आता है, बहुत तेज, ठीक है, पेन भी होता है, बर्निंग सेंसेशन आता है, फिर धीरे धीरे वहां पे रेडनेस हो जाती है, और क्योंकि हमारी मास्ट सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, दैट्स व्हाई हिस्टामिन के रिलीज के कारण, हिस्टामिन के सिक्रीशन के कारण क्या आ जाती है? स्वेलिंग। क्या आ जाती है? स्वेलिंग। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन, राइट।
नाउ तो मम्स इज कॉज्ड बाय द पैरामिक्सोवायरस। ये पैरामिक्सोवायरस जो है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के साथ साथ में इट ऑल्सो कॉजेज द ऑर्काइटिस, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्काइटिस। ये अटैक कर देता है किस पे, ध्यान से इधर ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको आइटिस बताया, इन्फ्लेमेशन बताया, ऑर्का वर्ड को मैंने तोड़ा। ऑर्का वर्ड इज यूज्ड फॉर द टेस्टीज, आइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टीज इज नोन एज दी ऑर्काइटिस, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, कई बार क्या होता है कि अगर मम्स की कंडीशन डेवलप हुई है तो मेल्स में अक्सर जो है आपको क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टीज, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्टेड होगी। व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, दैट इज द स्पर्म, मेल गैमीट दैट इज स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप खुद सोचिए, अगर टेस्टीज बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गई है तो इन दैट केस क्या स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपर होगा? नो। सो जब कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि वो हिस्ट्री लेके आते हैं कि हमारी मैरिज को क्या 14-15 साल हो गए हैं बट वी आर नॉट एबल टू कंसीव अ चाइल्ड, ठीक है, तब हम दोनों के टेस्ट कराते हैं। और इसीलिए डॉक्टर्स के लिए हमेशा पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि क्या क्या पास्ट में हो चुका है, कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर तो नहीं हुई है, किस किस तरह के इन्फेक्शंस हुए हैं, कौन सा मेडिकेशन उनका चल रहा है, किस तरह का। और जैसे ही पेशेंट ने ये कहा कि हाँ डॉक्टर साहब कुछ टाइम पहले मुझे मम्स हुआ था, वहीं पे ये पकड़ने वाला पॉइंट है कि मे बी पैरामिक्सोवायरस ने क्या किया हो, टेस्टिस पर अटैक किया हो, स्पर्म काउंट कम हो गया, स्पर्म्स हेल्दी नहीं बन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, राइट। तो मम्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। Hello everyone. In previous class, we discussed about the salivary gland, parotid salivary gland, introductory part of the salivary gland, right? Now we will continue with the submaxillary or submandibular salivary gland, right? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, parotid salivary gland is the largest salivary gland. Now हम आ रहे हैं किसमें, submaxillary और सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सबमैक्सिलरी सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड ये अपने नाम से बता रही है मैक्सिलरी मतलब दैट इज मैक्सिला से रिलेटेड, मैंडिबुलर दैट इज मैंडिबल, राइट। एंड व्हाट इज मैक्सिला एंड मैंडिबल? मैक्सिला जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैक्सिला इज द अपर जॉ बोन, पेयर्ड होती है, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था कि 2 फिंगर्स रखना है। ये तो ये है आपकी मैक्सिला, फ्यूज होती है, ठीक है, जिसके अपर पोर्शन पे यहाँ पर आपको मिलता है एक डिप्रेशन जिसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रम, राइट। सेकेंड वन इज द मैंडिबल विच इज द अनपेयर्ड सिंगल बोन है, दैट्स व्हाई ये दोनों बोन्स के नाम हैं। तो फिर हमने एक ही सलाइवरी ग्लैंड को दोनों के नाम कैसे दिए, तो ध्यान से देखिए। मैक्सिला मैंडिबल एक्चुअली हमारा जहाँ से फेस का जॉ एंगल बनता है, ठीक है, ये आपका जो ये जॉ एंगल बन रहा है, ये पूरा यहाँ से शेप चेंज होता है ना, ठीक है, यहाँ से मैक्सिला जाती है, यहाँ से मैंडिबल, और यहाँ जाके ये दोनों क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं, और इन दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, राइट। क्योंकि इन दोनों की जंक्शन पे प्रेजेंट है, दैट्स वाई दोनों नाम दिए गए, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। नाउ हिस्टोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इट इज ब्रांच्ड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड। मैंने कहा सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू के लेवल पे किस तरह की होती है, ब्रांच्ड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड,
It's a type of glandular epithelium, right? It's a type of glandular epithelium. अब ये क्या बोल रहा है, ब्रांच ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर एपिथेलियम में डक्ट्स की प्रेजेंस, ब्रांचेस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं. फर्स्ट वन इज द सिंपल ग्लैंड, सेकेंड वन इज द कंपाउंड ग्लैंड. सिंपल ग्लैंड में 5 टाइप हैं, जिसमें से एक है आपका ब्रांच ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड. ठीक है, ये कैसे रहेगी, सिंगल ब्रांच है, ये ट्यूब आ गई ट्यूब्यूलो, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसके टर्मिनल पोर्शन पे ये प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलाइज. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्रांच ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड. क्या बोलते हैं, ब्रांच ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, राइट. फिर वही मैंने कहा कि इसका सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड का जो वेट होता है वो होता है 8 to 10 ग्राम्स. डक्ट, क्योंकि इसका सिक्रीशन भी डक्ट के थ्रू जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड ना. सलाइवरी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड. हिंदी में बोलूं तो इट इज कॉल्ड द बाह्यस्रावी ग्रंथियां, राइट. तो वॉर्टन्स डक्ट is the name of the submaxillary or submandibular salivary gland. It's a type of branch tubuloalveolar gland, 8 to 10 grams की होती है. क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है. फिर हम आते हैं, the last one is the sublingual salivary gland. As its name suggests, sublingual. What is the meaning of that? Lingua, ये अपने नाम से बता रहा है, लिंगुआ. लिंगुआ दैट इज टंग, राइट. तो टंग में जब हमने टंग पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था, अपनी जीभ को फोल्ड करके देखिए ऊपर की तरफ उल्टा. जो फ्रेन्युलम लिंगुई होती है, फ्रेन्युलम लिंगुई के दोनों साइड्स पे छोटी सी पी साइज शेप हमको क्या मिलती है, सलाइवरी ग्लैंड मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, राइट. स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, तो कौन सी आएगी, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. और अगर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, तो कौन सी आएगी आपकी, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, राइट. वेट इसका बहुत कम होता है, 1 to 3 ग्राम या 2 to 3 ग्राम्स की होती है. क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसकी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ Ravenous, which is also known as the Bartholin's duct, which is also known as the Bartholin's duct. जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, बार्थोलिन्स डक्ट बोला है, ना कि ग्लैंड बोला है, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा. आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी फीमेल्स की एक एसेसरी ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड, राइट. तो बार्थोलिन्स ग्लैंड पूछा है, बार्थोलिन्स डक्ट पूछा है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है. एक्चुअली क्या होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और बच्चे आप लोग ये काम करते हैं क्या कि आपने क्वेश्चन पढ़ा फर्स्ट ऑप्शन में ही, ए ऑप्शन में अगर आपको बार्थोलिन दिख गया ना, तो आप आगे वो डक्ट लिखा है, ग्लैंड लिखा है, आप उसको स्किप कर देते हैं, प्रॉपर नहीं पढ़ते, और वही हम गलत कर जाते हैं. आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया द डक्ट ऑफ सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड इज, तो आपका आंसर आना चाहिए है क्या, दैट इज डक्ट ऑफ रेवेनस और द बार्थोलिन्स डक्ट. ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने डक्ट ना देके क्या दिया है, ग्लैंड दिया है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो हमको पूरे ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो डक्ट ऑफ रेवेनस और दी बार्थोलिन्स डक्ट. अगर मैं इसकी हिस्टोलॉजिकली इसको देखूं तो ये भी किस तरह की ग्लैंड है, कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड. कैसी है, कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, राइट. कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड. नाउ कम टू दी सलाइवा. सलाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या है, सलाइवा. सलाइवा किस तरह का सिक्रीशन होता है, आपके माउथ में होता है, वाटरी सिक्रीशन है, राइट.
क्या है सलाइवा, वाटर सिक्रीशन है। तो हमको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। एक तो अगर मैं बात करूं सलाइवा में वाटर सिक्रीशन है, आपके माउथ के मॉइस्चर को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, राइट। फिर वहीं मैं अगर बोलूं कि नॉर्मल इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, अगर मैं रेंज लेती हूँ तो 6.35 से 6.85 तक, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑन एन एवरेज भी हम वहीं लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपको एक सिंगल डाटा दिया हुआ है। एनसीईआरटी कहती है कि आपका पीएच जो है सलाइवा का वो 6.8, कितना, 6.8। तो आपको ये ध्यान रखना है कैसा होता है ये, स्लाइटली एसिडिक, कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक, राइट। कंटेंट ऑफ सलाइवा की बात करें, इसमें देखिए 99.5% के आसपास जो है वो वाटर है, बाकी 0.5% जो है वो बाकी सॉलिड्स होते हैं, बाकी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें से कभी आप अपने माउथ में फील करके देखिएगा, टंग के नीचे अक्सर कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि जैसे बबल्स बने हुए हैं। वो बबल्स किसकी वजह से आते हैं, तो हमारे सलाइवा के कंटेंट्स में गैसेस भी आती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या बनते हैं, सलाइवा में बबल्स बनते हैं। फिर हमने पढ़ा था पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन, जिसे हम कहते हैं टाइलिन और सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। क्या बोला मैंने, सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, ठीक है। टाइलिन और सलाइवरी अल्फा अमाइलेज क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम। क्या है ये, स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम, ठीक है। स्टार्च को 30% स्टार्च को हमारी बकल कैविटी में ही क्या कर देता है, ये डाइजेस्ट कर देता है। इसके साथ में मिलता है म्यूकस, ठीक है, या मैं कहूं कि क्या मिलता है आपको, म्यूसिन। फिर आपको एंटीबॉडी भी मिलती है IgA, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। साथ में इसके आपको क्या मिलता है, इसमें लाइसोजाइम, लाइसो एंड एंजाइम, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ, ये एंटीबैक्टीरियल है। कैसा होता है ये एंटीबैक्टीरियल, किसी भी तरह का अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे फूड के साथ में क्या जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, अगर बैक्टीरियल है तो, ठीक है। इसी के साथ में, क्योंकि बैक्टीरिया से तो ये लड़ सकता है, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा अगर कोई और आ गया तब हमारे पास सलाइवा में एक और सिक्रीशन होता है जिसको हम कहते हैं थियोसाइनेट। इट्स एंटीमाइक्रोबियल, ठीक है। लाइसोजाइम तो कहता है कि भाई मैं सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ सकता हूँ, बाकी किसी से नहीं, लेकिन थियोसाइनेट बोलता है कि जिसको आना है आ जाओ, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो है, ठीक है, हम निपट लेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल, थियोसाइनेट इज दी एंटीमाइक्रोबियल। किसी भी तरह के इन्फेक्शन को हमारी बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म अपनी बहुत स्ट्रांग रखती है, डायरेक्टली कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में अंदर नहीं जा सकती ईजिली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, सलाइवा में ग्लूकोज का कंटेंट कभी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मिलता है कि में डायबिटिक पेशेंट्स में, जो डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं, जिनको जनरल लैंग्वेज में आप कहते हैं कि जो क्या है, शुगर पेशेंट्स, राइट। उनका सलाइवा ज़रूर कैसा होता है, स्वीटिश होता है, क्योंकि ग्लूकोज उनके बॉडी के सिक्रीशन में प्रेजेंट होती है, बट उसकी वजह से उनके माउथ से एक फाउल स्मेलिंग भी आती है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी सलाइवा के कंटेंट में आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा।